Hello Wizardians, this is Lavesh. Welcome to Coding Wizards. सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू कोडिंग विजार्ड। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के जो हम बेसिक सीख रहे थे, जो भी हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स चला रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज लेक्चर 2 है। तो बेसिकली मैंने आपके लिए एक चीज तैयार करी है। पुराना लेक्चर मैंने लेक्चर 1 आपको डिलीवर कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आउटपुट कैसे लेते हैं, इनपुट कैसे आउटपुट कैसे देते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, लूप क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल डॉट जेएस क्या होते हैं। अब मैंने ना यहाँ पर क्या कर दिया है, वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट का फोल्डर लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर वाइज मैं आपके लिए एक फोल्डर बनाता जाऊंगा। लेक्चर 1 का सिलेबस डॉट टीएक्सटी, एक सिलेबस डॉट टीएक्सटी भी होगा। आप यहाँ पर हर लेक्चर का सिलेबस देख सकते हैं और उनमें जो भी कोड है वो आपको इन फाइल्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट्स के साथ लिख रखे हैं, नोट्स मतलब कमेंट्स के साथ लिख रखे हैं। और किन्नी किन्नी का तो मैंने आउटपुट भी लिख रखा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे अपडेट करूं और कमेंट्स लिखूं और आउटपुट लिखूं, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मैंने ये गिटहब रिपोजिटरी बना दी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। आज हम अपना लेक्चर 2 चालू करने वाले हैं। लेक्चर 2 के अंदर सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। ये पहले ही मैंने कुछ फाइल्स बना ली हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर न्यू फाइल बना लेनी होती है। ठीक है, पर ये कुछ फाइल मैंने पहले से बना रखी है। syllabus.txt पर जाते हैं हम और देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एरे देखने वाले हैं, एरेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर हम एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखने वाले हैं कि आखिरकार नोड क्या होता है और एनपीएम क्या होता है। फिर हम डिपेंडेंसी देखने वाले हैं, डिपेंडेंसी क्या होती है। मैं आपको एक रैंडम डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं और उसको यूज करके भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, और फिर हम फाइल से प्ले करने वाले हैं। फाइल से प्ले का मतलब है हम फाइल में 2-3 ऑपरेशन करने वाले हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन करने वाले हैं फाइल के अंदर। ठीक है, मतलब मैं दो फाइल क्रिएट करूंगा। अगर मैंने एक फाइल क्रिएट करी है F1 और दूसरी फाइल क्रिएट करी है F2, तो मैं क्या करूंगा, F1 में से डेटा को रीड करूंगा और जो डेटा रीड हुआ है उसे मैं F2 में राइट करूंगा। तो ये वाली एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फंक्शंस की ओर। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैंने एक फाइल बना रखी है functions.js। अभी इसका मैंने थोड़ा सा कोड पहले से लिख रखा है, पर मैं इसे पूरा इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस फंक्शन को ना मैं एक क्वेश्चन से समझूंगा। जैसे कि आपको मैं फॉर लूप बता चुका हूं कि फॉर लूप क्या होता है, तो अभी मैं ना एक फॉर लूप का क्वेश्चन करता हूं और फिर उस क्वेश्चन को ही मैं फंक्शन में मोल्ड कर दूंगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें एक एन दिया जाएगा गिवन। क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो हमारे पास एन होगा और हमें आउटपुट क्या देना है, हमें वन से लेकर एन तक के सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं। वी हैव टू प्रिंट, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक कोड देना है। वी हैव टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं n को इनपुट ले लूंगा यूजर से। लेट n इज इक्वल टू, इनपुट कैसे लेते हैं, प्रोसेस डॉट arg v से मैं इनपुट लेता हूं। मैंने इनपुट ले लिया, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा एक फॉर। मैं यहां पर इंट नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर लेट लिखूंगा। लेट i इज इक्वल टू 1, i इज लेसर देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ये लूप चलेगा 1 से लेकर n तक। और अगर अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर अगर आई मॉडलस यहां पर मेरे से एक गलती हो गई है। यहां पर प्रोसेस डॉट argv को मतलब ये इनपुट लेता है और ये एन में डालता है। आपको ध्यान होगा, अगर मैं इनपुट में ऐसे देता हूं, इनपुट क्या देता हूं, अगर मैं ऐसे देता हूं नोड, फाइल का नाम है फंक्शन डॉट जेएस, और अगर मैं यहां पर इसको इनपुट दे देता हूं 10, तो यहां पर ये एक एरे के फॉर्म में एन में चला जाएगा। एन ऑफ 0 में आएगा नोड, एन ऑफ 1 में आएगा फंक्शन डॉट जेएस और एन ऑफ 2 में आएगा 10। तो यहां पर हमें एन नहीं लिखना है, यहां पर हमें लिखना है एन ऑफ 2। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ये हम इनपुट देने वाले हैं। तो अगर आई मॉडलस, अब ये प्रोसेस डॉट argv क्या है,
मैं ये क्या कह रहा हूँ कि n ऑफ 0 में नोड आएगा, n ऑफ 1 में फंक्शन डॉट जेएस आएगा, n ऑफ 2 में 10 आएगा, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर व्हाट वी हैव टू डू, अगर i मॉडुलस 2 is 0 then it is a even number and we have to print that number. Simply we have to print that number. अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अभी मैं वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर हूं, तो मेरे को सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर जाना है। और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर मैं कैसे जा सकता हूं, यूजिंग cd कमांड। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी कमांड। अब मैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। अब मुझे लेक्चर 2 के फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं लेक्चर 2 के फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है नोड फंक्शन डॉट जेएस और यहां पर लिख देना है 10। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 से लेकर 10 तक के सारे इवन नंबर प्रिंट हो गए हैं। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहां पर फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है आप अपने एक पीस ऑफ कोड को अलग कर देते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है, दोबारा मैं अपनी बात दोहराता हूं, आप अपने कोड में एक पीस ऑफ कोड को अलग कर देते हैं ताकि आपका कोड और नीट एंड क्लीन हो जाए और फंक्शन को आप बार बार यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं सबसे पहले कि फंक्शन बनता कैसे है। तो फंक्शन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना होता, पहले लिखना होता है आपको फंक्शन कीवर्ड। आपको एग्जैक्टली फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है फंक्शन का नाम। लेट्स सपोज फंक्शन का नाम है इवन, क्योंकि ये हमें बताएगा कि कोई सा नंबर इवन है या फिर इवन नहीं है। फिर मैं इसके अंदर देता हूं एक पैरामीटर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने दे दिया x। अब जो भी बच्चे C++ या फिर जावा के बैकग्राउंड से आते होंगे वो यहाँ पर इंट लिखते होंगे, इंट एक्स लिखते होंगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर लेट लिख लो भाई, जावास्क्रिप्ट में तो लेट होता है पर यहाँ पर लेट भी नहीं होता है। ये एक सिंटैक्स है, यहाँ पर हमें केवल एक्स लिखना होता है और यहाँ पर हम लूप की बॉडी, यहाँ पर हम फंक्शन की बॉडी लिख सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन का सिंटैक्स। अब अगर ये जो पर्टिकुलर नंबर मुझे दिया गया है, अगर मैं इसका 2 के साथ मॉडुलस करता हूं, 0 करता हूं, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूं console.log x। तो ये बेसिकली ये फंक्शन कर क्या रहा है, इस फंक्शन में मैं एक नंबर को पास कर रहा हूं और अगर वो नंबर इवन है तो मैं उसे प्रिंट कर रहा हूं, अदरवाइज मैं उसे प्रिंट ही नहीं कर रहा हूं। तो ये फंक्शन सिंपल सा यही कर रहा है। तो मैं अब ये वाली चीज को हटा सकता हूं और हर आई के लिए मैं बस इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कौन से फंक्शन को, इवन फंक्शन को। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और मैं आई लिखता हूं कि भाई पैरामीटर, पहले 1 पास करूंगा, फिर 2 पास करूंगा, फिर 3 पास करूंगा। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन बस एक ही काम कर रहा है, अगर हमारा नंबर इवन होता है तो वो उसे प्रिंट कर रहा है, अगर हमारा नंबर ऑड होता है तो वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों कोड सेम थे। अब ये वाला कोड ज्यादा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। जब हमें फंक्शन चाहिए हम फंक्शन को बंद भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ज्यादा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और इस फंक्शन को, इस इवन फंक्शन को हम कहीं और भी अपने कोड में आसानी से यूज कर सकते हैं, मतलब कि हमने एक कोड, पीस ऑफ कोड अलग कर दिया है। ठीक है, तो अभी से मैं रन करके देख लेता हूं। रन करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लिखना है नोड फंक्शन डॉट जेएस और यहां पर मैं लिख देता हूं 10। ठीक है, तो यहां पर दोबारा से आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 से लेकर 10 में जितने भी इवन नंबर थे उनको मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आसान हो गया है, राइट। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये फंक्शन डॉट जेएस है, इसका कोड आपको गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसका आउटपुट भी लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। 2 4 6 8 10 इसका कोड मैं आपको गिटहब पे डाल दूंगा, मैं बता दूंगा आपको उसको एक्सेस कैसे करना है। तो ये फंक्शन डॉट जेएस मेरा तैयार हो चुका है। सिलेबस में जाता हूं मैं, सिलेबस में जाने के बाद मैं फंक्शन को लिख देता हूं भाई डन, हमने फंक्शन पढ़ लिया। अगला हम पढ़ने वाले हैं एरे। तो एक मैंने फाइल बनाई है array.js नाम से, इसका कोड भी मैं रिमूव कर देता हूं। कोड रिमूव करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा ईच एंड एवरी लाइन कि इसमें क्या क्या चल रहा है। तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, एरे क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं एरे क्या होता है। एरे कुछ नहीं होता है,
लेट सपोज करते हैं कि मेरे पास ना एक टीचर है, ठीक है। अब एक टीचर को एक एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। कितने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं? एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो वो क्या करेगा, एक वेरिएबल बना लेगा लेट ए इज इक्वल टू 10, वो एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर लेगा। अगर टीचर को एक स्टूडेंट नहीं 70, 80 या फिर 100, क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, 50, 40, ठीक है, इतने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, तो वो एरे का इस्तेमाल करेगा। तो बेसिकली एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। एरे क्या है, दोबारा मैं दोहरा देता हूं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। और प्रिसाइजली कह सकते हैं एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, और प्रिसाइजली भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं सिलेबस डॉट टीएक्सटी को भी सेव कर देता हूं, यहां पर फंक्शन डॉट जेएस को भी सेव कर दिया मैंने, एरे डॉट जेएस, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो आपको आई होप अब समझ में आ गया होगा एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, और वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं कि भाई हम एरे कैसे बना सकते हैं। तो एरे को बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखना होता, आपको लिखना होता है लेट, फिर एरे का नाम लिखना होता है, फिर आपको इज इक्वल टू लिखना होता है, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखने होते हैं। ये लाइन आप लिखते ही एरे आपका डिक्लेयर हो गया। जो भी जावा सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं वो कहेंगे भाई एरे का साइज तो तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो जावास्क्रिप्ट में एरे का साइज डिक्लेयर नहीं होता है, तुम बिना एरे का साइज डिक्लेयर करे ही काम कर सकते हैं। अब हम इनपुट में क्या देने वाले हैं, इनपुट में हम देने वाले हैं नोड एरे डॉट जेएस, फिर हम देने वाले हैं एरे का साइज 5, फिर उसके पांचों एलिमेंट देने वाले हैं 1 2 3 4 5। एरे का साइज देने वाले हैं, एरे का साइज देने के बाद हम एरे के पांचों एलिमेंट देने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। अब हमारे पास क्या होगा, तो एरे का साइज पहले मैं कैप्चर कर लेता हूं, लेट साइज ऑफ एरे, एरे का साइज मैं कैप्चर कर लेता हूं। साइज कहां पे आएगा, अब आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर तो ये 0th इंडेक्स पे नोड है, फर्स्ट इंडेक्स पर हमारे पास एरे डॉट जीएस है। इनपुट लेने के लिए मैं इनपुट भी ले लेता हूं आपके, लेट इनपुट कैसे लेता हूं मैं, प्रोसेस डॉट argv से लेता हूं इनपुट, ठीक है जी। तो ये इनपुट एक एरे, अगर मैं इनपुट में ये डालूंगा तो इनपुट में एक एरे रिसीव होगा जिसके 0th इंडेक्स पे नोड आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे एरे डॉट जीएस आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे 5 आएगा, ऐसे ही सो एंड सो फोर्थ चलता रहेगा। तो सेकंड इंडेक्स पे एरे का साइज है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट के सेकंड इंडेक्स पे एरे का साइज है, तो मैंने एरे का साइज यहां पर लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 बाय 1 एरे के ना सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं जो मैंने इनपुट में लिए हैं। तो मैं वो कैसे प्रिंट कर सकता हूं, काफी ज्यादा आसानी से प्रिंट कर सकता हूं। मेरे को एक फॉर लूप लगाना है, फॉर लेट आई will start from 0 and I will go from lesser than size of array I plus plus। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस प्रिंट करना है console.log इनपुट ऑफ i+3। अब मैंने i+3 क्यों करा है, जाहिर सी बात है अगर यहां पर ये 0 होगा तो 0+3, ये वाला इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1+3 4, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4+3 7, तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसे मैं प्रिंट करा के देख लेता हूं, अब प्रिंट करा के देख लेता हूं, पहले मैं क्लियर कर देता हूं सब कुछ। अब मैं इसे प्रिंट करा के देख लेता हूं, नोड एरे डॉट जेएस, और मैं यहां पर लिख देता हूं 5, देन 1 2 3 4 5। अब मैं इसे चलाता हूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पर आसानी से प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें कैसे काम कर रही हैं, सब कुछ कैसे काम कर रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से, अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, ये मैंने एरे का ना इनपुट लिया है, और जो इनपुट लिया है मैंने उसे प्रिंट कराया। अब उसे एरे में भी तो भरना है ना। एरे में भरने के लिए हम क्या करेंगे, एरे में भरने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली यहां पर लिख देंगे एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू इनपुट ऑफ i+3। अब क्या हो रहा है, हर बार पहले आई की वैल्यू 0 हुई
तो 0 प्लस 3 3, तो थर्ड इंडेक्स पे 1 है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास एरे ऑफ 0 में आ गई, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। 1 प्लस 3 4 हुआ, 4 पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो एरे ऑफ 1 पे 2 आ गया है। तो इस हिसाब से अगर मैं एरे को पूरा प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं और यहाँ पर मैं केवल एरे को प्रिंट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पर मैंने इसे सेव नहीं करा है, सॉरी फॉर डेट। अब मैं चलाता हूं इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर प्रिंट हो चुका है 1 2 3 4 5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और फंक्शन होता है एरे का, एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ बेसिकली हमें ये रिटर्न करता है कि एरे में कितने एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग वो भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट लेंथ। इसे मैं सेव कर देता हूँ, इसे मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसे रन करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस कंसोल पे तो हमारे पास ये प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5, और फिर एरे डॉट लेंथ ने क्या रिटर्न किया, हमारे पास 5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये चीज क्या देगी, ये चीज देगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ताकि भाई मैं इसे गिटहब पे रिपोजिटरी बना रखी है, आपको चाहिए होगा कोड तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो, आपको पता हो कि भाई इससे आउटपुट क्या आ रहा है, कंट्रोल वी। तो ये आपका एरे भी पूरा तैयार हो चुका है। मैं इसे सेव भी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो आई होप आपको अब एरे समझ में आ गया होगा, एरे डॉट जे समझ में आ गया होगा। मैं सिलेबस डॉट टीएक्सटी में जाता हूँ, एरेस पे मैं डन लिख देता हूँ, डन लिख देता हूँ। तो अगला कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ आपको, नोड क्या होता है और एनपीएम क्या होता है। तो नोड कुछ नहीं होता है, अभी मैंने सबसे पहले आपको लेक्चर 1 में नोड को इंस्टॉल करवाया था, ठीक है। तो नोड क्या होता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। नोड इज नथिंग बट अ रन टाइम इन्वायरमेंट। अभी आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोड बेसिकली करता क्या है कि अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने नोड एरे डॉट जेएस, और उसमें कुछ इनपुट दे रहा हूँ, तो नोड क्या करेगा, जो भी मैं इसके सामने फाइल लिखूंगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एरे डॉट जेएस लिखी है, तो नोड क्या करेगा, इसको एक एक तरीके से पढ़ेगा। इसको एक एक तरीके से पढ़ रहा है वो, मतलब कि पहले ये वाई लाइन पढ़ेगा, फिर ये वाई लाइन पढ़ेगा, फिर ये वाई लाइन पढ़ेगा, फिर ये वाई लाइन पढ़ेगा, और फिर इसे एग्जीक्यूट करवाएगा। तो आप इसे कंपाइलर की तरह भी मान सकते हो, एक इंटरप्रेटर की तरह भी मान सकते हो, रफली होता नहीं है ये, ठीक है। मतलब कि उसी की तरह काम करता है, कंपाइलर आप मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो जैसे मैंने नोड एरे डॉट जेएस लिखा, तो वो एरे डॉट जेएस में जाएगा, उसकी पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसकी दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सो एंड सो फोर्थ, और फिर उसे रन करवाएगा। तो ऐसा ही होता है हमारे पास। अभी आप हम इसे मानेंगे रन टाइम इन्वायरमेंट, या फिर हम इसे प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेबस डॉट टीएक्सटी में जाता हूँ, तो आपको आई होप नोड समझ में आ गया होगा। एनपीएम क्या होता है, एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अब क्या होता है, जो नोड है ना, इसमें पहले से ही ना कुछ कुछ कोड लिखा पड़ा है, कुछ कुछ कोड पहले से ही लिखा पड़ा है, कुछ कुछ लाइब्रेरीज पहले से ही बनी पड़ी है, ठीक है। सारी लाइब्रेरीज तो हम लिखने नहीं बैठेंगे। कुछ भले डेवलपर्स ने हमारे लिए कुछ कुछ कोड लिख रखा है, अगर हमें उसको अपने फाइल में लाना है, ठीक है। अब हम उसको फाइल में कैसे लाएंगे, हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करने वाले डिपेंडेंसी के अंदर। हम उसमें एनपीएम का भी देखने वाले हैं यूज, ठीक है। तो एनपीएम क्या करता है, कहीं पर भी इंटरनेट पर कोड होस्ट है, इंटरनेट पर कोड होस्ट का मतलब होता है इंटरनेट पर कोड रखा हुआ है, उसे एनपीएम क्या करता है, इंटरनेट पे से कोड उठाकर हमारे फोल्डर के अंदर ले आता है, लेक्चर 2 के अंदर ले आएगा। बस इतना काम करता है एनपीएम। अब मैं आई होप करता हूं कि आपको नोड और एनपीएम समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो हम इसे आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अभी मैं आपको एनपीएम प्रैक्टिकली यूज करके दिखाऊंगा, नोड पैकेज मैनेजर से जो इंटरनेट पर कोड रखा है ना, उसको मैं लाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, मैं गूगल क्रोम पर जाऊंगा और यहां पर डालूंगा एक मिनिमिस्ट एनपीएम। तो एनपीएम के अंदर एक मिनिमिस्ट नाम का पैकेज है, एनपीएम के अंदर एक मिनिमिस्ट नाम का पैकेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मिनिमिस्ट नाम का पैकेज। अब उसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने फोल्डर में, मुझे लेक्चर 2 के अंदर चाहिए ना, ये मुझे किसके अंदर चाहिए, मुझे लेक्चर 2 के अंदर चाहिए। तो मुझे लेक्चर 2 के अंदर ये लिखना होगा इंस्टॉल करने के लिए, एनपीएम इंस्टॉल मिनिमिस्ट। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं, आई थिंक ये कॉपी हो चुका है,
कंट्रोल वी। मैं देख लूंगा कि मैं भाई लेक्चर 2 के फोल्डर के अंदर हूं या फिर मैं लेक्चर 2 के फोल्डर के अंदर नहीं हूं। तो मैं लेक्चर 2 के फोल्डर के अंदर हूं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा npm i minimist। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है npm i minimist। ठीक है, अब मैं मार देता हूँ एंटर। तो ये कुछ चीजें आपकी इंस्टॉल करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो वल्नरेबिलिटी 3 पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमिस्ट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है गाइस, यहाँ पर लेक्चर 2 फोल्डर के अंदर हमारा पास मिनिमिस्ट इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं जाता हूँ dependency.js के ऊपर और जितना भी मैंने कोड लिखा है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मिनिमिस्ट बनता कैसे है? अब गाइस जो npm है ना उसमें काफी सारे पैकेजेस हैं, 13 लाख पैकेजेस हैं। तो आप 13 लाख पैकेजों को तो याद नहीं रख सकते, तो आप कैसे पढ़ोगे, मतलब कि कैसे आप याद रखने की कोशिश करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका वेरिएबल बनाते कैसे, आपको लिखना है वेर आर्ग रिक्वायर, इतना लिखना है बस। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब वेर तो मैंने नहीं पढ़ाया, आपको वेर पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया, तो मैं यहाँ पर लेट लिख देता हूँ। ठीक है जी, और आर्ग वी की जगह मैं लिख देता हूँ मिनिमिस्ट। जनरली ये मतलब ऐसे ही होता है कि जो आपका नाम है ना, जो मतलब आपकी पैकेज का नाम है, आप वेरिएबल का नाम भी वही रख देते हैं, तो रीड करने में आसानी होती है। आपको कुछ नहीं लिखना होता, लेट लिखना होता है, आपको वो लिखना होता है वेरिएबल का नाम, फिर आपको लिखना होता है रिक्वायर, फिर आपको लिखना होता है मिनिमिस्ट, मतलब कि पैकेज का नाम। अब ये मिनिमिस्ट पैकेज का नाम करता क्या है? अब मेरे पास ना एक समस्या थी, process.argv क्या करता था, मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लेट इनपुट इज इक्वल टू process.argv, तो ये क्या करता था भाई, ये इनपुट के 0th इंडेक्स पर नोड को भरवाता था, इनपुट के फर्स्ट इंडेक्स पर ये फाइल के नाम को भरवाता था, और सेकंड इंडेक्स से हमारा इनपुट आता था। तो ये काफी ज्यादा मैसी हो जाता था, तो मिनिमिस्ट ना इसी तकलीफ को दूर करता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसे मिनिमिस्ट लिखना होता है, इसे मिनिमिस्ट के अंदर कैद करना होता है process.argv को। अब मिनिमिस्ट करता क्या है, तो बेसिकली अब हमें इनपुट कैसे देना है वो हम कैसे देखेंगे, इसकी इधर से ही देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। क्या डिस्क्राइब कर रखा है? पहले इसने नोड लिख रखा है, फिर इसने पूरा फाइल का नाम लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर फाइल का नाम लिख रखा है इसने, आप देख सकते हैं इतना। फिर इसने क्या कर रखा है, वैल्यू देनी चालू करी है। आप वैल्यू कैसे दे सकते हैं, आप एक डैश लगाएं, फिर आप की लिखे और फिर वैल्यू लिखे। ठीक है, अब ये की वैल्यू क्या है मैं बताता हूं आपको। फिर आप दोबारा डैश लगाएं, की लिखे और फिर स्पेस लगा के वैल्यू लिखे। मतलब कि अगर आप ऐसे लिखते हैं ना तो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर का मकसद आपको ऑब्जेक्ट सिखाना नहीं है, इस लेक्चर का मकसद है आपको मिनिमिस्ट सिखाना। आपको सिखाना मिनिमिस्ट भी नहीं सिखाना, आपको डिपेंडेंसी सिखाना है, आपको एनपीएम सिखाना। ठीक है, अब इसकी गहराई में जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो देखो यहाँ पर x, जो x है, ठीक है, ये की है और इसकी वैल्यू क्या है 3 है। y क्या है, एक की है, इसकी वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, n क्या है, की है, इसकी वैल्यू क्या है 5 है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं डबल डैश लगा के। अगर आप डबल डैश लगाते हैं तो की वैल्यू के बीच में स्पेस नहीं आएगा, की वैल्यू के बीच में एक इक्वल आएगा। तो मैं इसी चीज को प्रेफर करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे को चीज पसंद है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ना स्टूडेंट के नाम को इनपुट में लेने वाला हूँ, सिंपल स्टूडेंट के नाम को इनपुट में लेने वाला हूँ। अभी मेरा मकसद आपको पता क्या है कि भाई डिपेंडेंसी को दिखाना, ना कि मिनिमिस्ट को दिखाना। तो मिनिमिस्ट की गहराई में मत जाना अभी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ते कैसे है डिपेंडेंसीज को। ठीक है, क्योंकि 13 लाख डिपेंडेंसीज है। इंटरव्यूअर आपसे 13 लाख डिपेंडेंसी पूछने नहीं बैठेगा, उसको भी नहीं पता होंगी इतनी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, तो बस यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर इनपुट में आपको लेना है नोड dependency.js माइनस नेम में मैं डाल देता हूं लवेश और एज में मैं डाल देता हूं 20। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये इनपुट में डालूंगा तो मैं देखता हूं कि भाई INP में मेरे पास क्या आ रहा है। तो बेसिकली अब मैं INP को प्रिंट करा देता हूं, console.log INP। ठीक है, मैं INP को प्रिंट करा देता हूं, सेव कर देता हूं इसे। अब मैं इसको उठाता हूं, कॉपी करता हूं यहाँ से, कंट्रोल C कंट्रोल V, एंटर दबाता हूं।
जैसे मैंने एंटर दबाया आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट पता कैसे लगा कि मेरे को ऑब्जेक्ट आया? ऑब्जेक्ट क्या होता है, करली ब्रेसिस से सराउंड होता है। आप देख सकते हैं ओपनिंग करली ब्रेसिस, क्लोजिंग करली ब्रेसिस। और एरे किससे सराउंड होता है? एरे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से सराउंड होता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होता ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एक एरे होता है। तो आज मैंने आपको एक नई चीज बताई, ऑब्जेक्ट, करली ब्रेसिस और एरे, स्क्वायर ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि भाई नोड और डिपेंडेंसी को तो मैंने कोई की दी नहीं थी, कोई की दी नहीं थी, तो वो एक अंडर स्क्रोल की में आ गए, उनका एक एरे बन गया और यहाँ पर नोड आ गया और यहाँ पर फाइल का नाम आ गया। तो जिनको मैं कोई की देता ही नहीं हूं ना, तो वो अंडर स्क्रोल की में आ जाते हैं, ठीक है। और मैंने लवेश को की दी थी नेम, तो वो नेम में आ गया लवेश एज ए स्ट्रिंग। और 20 को भी मैंने की दी थी एज, तो उसके आ चुका है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे कर पाऊंगा इजीली? मेरा दुख दर्द प्रोसेस डॉट जेएसए क्या था कि मुझे लिखना पड़ता था इनपुट ऑफ सेकंड इंडेक्स। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ इनपुट ऑफ नेम और सेकंड लाइन में लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इनपुट ऑफ एज, तो यहां पर मेरा पहली लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा? पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगा लवेश, दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएगा 20। सेव करता हूं, रन करने की कोशिश करता हूं, एंटर दबाता हूं। आप देख सकते हैं पहली लाइन में लवेश प्रिंट हुआ है, दूसरी लाइन में 20 प्रिंट हुआ है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी को यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, पहले आप रिक्वायर देख लीजिए। रिक्वायर ऐसे करते हैं। अब भाई कोई सी भी आपको अगर एनपीएम पैकेज का इस्तेमाल करना हो ना, आप कुछ नहीं करना है, उसको डालना है। आपको एनपीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है npmjs.com, यहाँ से आपको उसको इंस्टॉल करना है, थोड़ा बहुत कोड पढ़ लेना है। इसी कोड को तो पढ़ के मुझे अंदाजा लगा ना, इसी कोड को पढ़ के अंदाजा लगा, थोड़ा बहुत और पढ़ लेना है, ज्यादा इसकी डीप में नहीं जाना है। मेरा मकसद ये था कि आप अब डिपेंडेंसी सीख जाए, डिपेंडेंसी क्या होती है। तो आई होप आपको डिपेंडेंसी अब समझ में आ गई होगी। syllabus.txt में जाता हूं मैं और डिपेंडेंसी को मैं क्या कर देता हूं, डन कर देता हूं। अब आगे लास्ट अपना टास्क मैं करने चाह रहा हूं। मैं फाइल में से दो फाइल बनाई है मैंने, f1.txt और f2.txt। f2.txt को मैं एम्प्टी कर देता हूं, सेव कर देता हूं। f2.txt में कुछ नहीं है। f1.txt में मैंने एक लाइन लिख रखी है, यदु जी राइट्स गुड कोड। तो यदु जी एक मेरे फ्रेंड है, काफी अच्छा कोडिंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक लिख दी यदु जी राइट्स गुड कोड। तो मैं क्या करूंगा, अब एक फाइल है f1, इसमें से मैं रीड करूंगा इस लाइन को और इस लाइन को मैं f2 में लिखवाने की कोशिश करूंगा थ्रू अवर कोड। अभी f2 में कुछ भी नहीं है, तो मैं फाइल डॉट जेएस में जाऊंगा, ठीक है। ये पूरा कोड मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल में से कुछ रीड कराने के लिए, फाइल में से कुछ राइट कराने के लिए भी आपको एक npm पैकेज की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पर npm पैकेज लिख देता हूँ, लेट fs इक्वल टू रिक्वायर, डबल कोट्स के अंदर पैकेज का नाम क्या है, fs है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि लवेश जब तूने मिनिमिस्ट को यूज करा था, रिक्वायर करा था, तूने उसे इंस्टॉल भी करा था, npm i मिनिमिस्ट करा था, पर तूने fs को इस्तेमाल कर रहा है, पर तू उसे इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहा है? तो कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो नोड के अंदर पहले से ही होते हैं, उन्हें हमें इंस्टॉल नहीं करने की जरूरत होती है। तो ये fs पैकेज ऐसा ही है कि इसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमें क्या करना है, हमें ना कुछ डेटा को रीड करना है f1.txt से। तो मैं क्या लिखूंगा, fs, मेरे पास fs में एक फंक्शन होता है रीड फाइल सिंक। रीड फाइल सिंक नाम का एक फंक्शन होता है। यहां पर ध्यान रखिए f कैपिटल है और s कैपिटल है। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा, इसमें दो पैरामीटर आते हैं, ठीक है जी। पहला पैरामीटर क्या आता है, पहला पैरामीटर आता है कि जिस फाइल में से आपको रीड कराना है उस फाइल का पाथ लिखो, उस फाइल का पाथ लिखो। तो बेसिकली अभी हम लेक्चर 2 के अंदर है, लेक्चर 2 के अंदर है, तो हमें किस फाइल को रीड कराना है, f1.txt को रीड कराना है, तो हम डबल कोट्स में इसका पाथ लिख देंगे। अब मैंने इसका पाथ कैसे बताया, डॉट का मतलब होता है कि तुम भाई करंट डायरेक्टरी में हो, करंट डायरेक्टरी मतलब तुम लेक्चर 2 में हो, ठीक है। स्लैश लेक्चर 2 के अंदर आ गए, डॉट का मतलब है तुम लेक्चर 2 में हो, मतलब करंट डायरेक्टरी में, क्योंकि मैं फाइल डॉट जेएस में तो अपना सारा कोड लिख रहा हूं। तो डॉट मतलब तुम लेक्चर 2 में हो, स्लैश लगाकर तुमने f1.txt लिख दिया है, ठीक है। अब
यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक फाइल का नाम, ठीक है, एक फाइल का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, फाइल का नाम नहीं, फाइल का पाथ लिख दिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरा पैरामीटर आएगा UTF-8। UTF-8 लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि UTF-8 मुझे ये बताता है कि मुझे जो डेटा रीड करना है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड करना है, नथिंग एल्स। अब जो भी मैंने रीड करा है उसे मैं एक वेरिएबल के अंदर डलवा देता हूँ, रीड टेक्स्ट, या फिर मैं कह देता हूँ रीडिड टेक्स्ट। अब मुझे F2 फाइल के अंदर इस टेक्स्ट को डलवाना है, तो मैं इस F2 फाइल के अंदर इस टेक्स्ट को कैसे डलवा सकता हूं? तो FS पैकेज के अंदर ही एक फंक्शन होता है हमारे पास, राइट फाइल सिंक। राइट फाइल सिंक, यहां पर हमें लिखना होता है फाइल का पाथ। सबसे पहला पैरामीटर लिखना होता है फाइल का पाथ। दूसरा हमें लिखना होता है कि जो डेटा हमें उसमें राइट करवाना है, वो कौन सा डेटा राइट करवाना है, हमें readit.readit.txt राइट कराना है, readit.txt राइट कराना है, रीडिड टेक्स्ट राइट कराना है, और टेक्स्ट फॉर्मेट में कराना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर UTF-8। ठीक है, इसे सेव कर लेता हूं। तो जब मैं रन करूंगा ना, क्या रन करूंगा, मैं पहले इसे क्लियर कर लेता हूं, CLS। जब मैं रन करूंगा, क्या रन करूंगा, नोड फाइल का नाम file.js। जब मैं इस चीज को रन करूंगा ना, तो मेरा क्या होगा, रन करके देखता हूं। अभी देखो F2 में कुछ नहीं है, जैसे ही मैं इसे रन करता हूं देखो क्या होगा, तुरंत F2 में क्या आ जाएगा, यदुजी राइट्स गुड कोड, जो कि F1 में था। तो आई होप आपको अब फाइल में से रीड करना, फाइल में राइट करना भी आ गया होगा। अब मैं ना आपको एक और छोटी चीज बताने वाला हूं कि भाई अगर मेरे पास, अगर मान लो जो मेरी रीड वाली फाइल है ना, वो यहाँ पर होती, लेक्चर 1 में होती, तो लेक्चर 1 के अंदर मैं एक f3.txt बनाता हूँ, f3.txt। और f3.txt के अंदर ना मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ यदुजी इज ओपी, यदुजी इज ओपी। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लेक्चर, अब मेरे को F3 का डेटा, F3 का डेटा अगर F2 के अंदर भरवाना है तो मैं कैसे भरवाऊंगा, मेरे को केवल यहाँ पर पाथ चेंज करना होगा। पाथ क्या होगा, सबसे पहले मैं अपनी करंट डायरेक्टरी में आया, मैंने एक डॉट लिखा तो मैं लेक्चर 2 में आया। अब मैं एक और डॉट लिखूंगा ना तो मैं लेक्चर 1 में आ जाऊंगा। ठीक है, एक और डॉट लिखा, मैं लेक्चर 1 में आ गया, स्लैश मैं लिखूंगा लेक्चर 1 स्लैश f3.txt। ठीक है, तो मैंने बस ये पाथ चेंज करा है। अभी आप ध्यान से देखें F3 में क्या है, F3 में यदुजी ओपी, और F2 में क्या है, F2 में यदुजी राइट्स गुड कोड। जब मैं इस लाइन को रन करता हूं, इस फाइल को रन करता हूं, देखो क्या होगा, यहां पर आ गया यदुजी इज ओपी। आप देख सकते हैं अब आपको पाथ लिखना भी आ गया है। तो पाथ को मैं इसी तरीके से लिखता हूं। तो आई होप अभी आपको फाइल को रीड करना भी आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फाइल रीड करना आ गया होगा। यहां पर मैं एक और चीज लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं यू डू नॉट have to install fs package। fs package is already in the node for our usage। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास यहां पर देखो, यहाँ पर syllabus.txt में जाता हूं मैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर भी डन लिख देता हूं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर करा दिया है, फंक्शन, एरे, नोड एंड npm भी, डिपेंडेंसी भी, प्ले एंड फाइल भी। इन नोड्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, आउटपुट लिखा है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको मैं और थोड़ा डिटेल कर दूंगा। इधर हर जगह मैं आउटपुट लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर कहीं कहीं पर लिख भी रखा है, थोड़ा और नोट्स लिख दूंगा कमेंट्स के साथ, आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपको क्या करना है, उस लिंक पर जाना है। जैसे आप उस लिंक पर जाओगे आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली गिटहब है। गिटहब पे आपको अपनी एक अकाउंट बना लेना है। तो अभी ना गिटहब क्या होता है, गिटहब पे कैसे कैसे हम काम करते हैं गिटहब पे। अब देखो मैं अपना कोड पुश कर रहा हूँ ताकि दूसरे डेवलपर मेरा कोड देख पाए, आप लोग मेरा कोड देख पाए। तो गिटहब को भी हम सीखने वाले हैं, इस सीरीज में आगे सीखेंगे, अभी नहीं सीखने वाले। अभी आपको क्या करना है, गिटहब पर एक अकाउंट बनाना है। गिटहब पर अकाउंट बनाना काफी ज्यादा आसान है, आप गूगल पर डालिए गिटहब, आप उस पर अकाउंट बना सकते हैं काफी ज्यादा आसानी से। कुछ नहीं होता है, आपको बस ईमेल पासवर्ड डालना होता है, वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल पर,
आपको बस वेरिफिकेशन कोड डाल देना है, आपका बन जाएगा। आपको करना है फिर, आपको एक गिटहब पेज खोलना है, ठीक है। गिटहब पेज खोलने के बाद मतलब लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लिंक खोलने के बाद आपको ये दिखेगा, आपको जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाना है। जैसे आप जाएंगे ना तो आपको जैसे मेरा वीएस कोड में दिखाया ना लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे आपको दिख जाएगा। लेक्चर 2 में जाओगे तो आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। लेक्चर और आप लेक्चर 1 में जाओगे तो आपको लेक्चर 1 का दिख जाएगा। लेक्चर 1 में मैंने अच्छे से नहीं सिखाया था, समझाया अच्छे से था, नोट्स अच्छे से नहीं बनाए थे, तो आप नोट्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ना सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।